हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर 1, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, बोल रहा है कि आपने क्लास 6 में पढ़ा था जो फूड होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके फूड के बगैर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अब देखिए, बोल रहा है कि आपने क्या पिछली क्लास में कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था, प्रोटीन के बारे में पढ़ा था, फैट के बारे में, विटामिन, मिनरल्स और भी सारे कंपोनेंट्स के जो फूड के कंपोनेंट्स हैं इन सब के बारे में आपने पढ़ा था। और जो ये सारे कंपोनेंट हैं इनको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स, है ना। और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, नेसेसरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि इसी की मदद से क्या हमारी बॉडी की हाइट बढ़ती है, हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है ना, और हम क्या हेल्दी रहते हैं। अब देखिए, बोल रहा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको क्या फूड की रिक्वायरमेंट होती है, और प्लांट क्या है जो अपना खाना है वो खुद ही सिंथेसाइज करते हैं, मतलब अपना खाना खुद ही बनाते हैं। जो एनिमल होते हैं और ह्यूमन होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। जो प्लांट है वो क्या सूरज की मदद से फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना खाना बना लेते हैं। तो अगर देखा जाए बेसिकली जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है प्लांट पर डिपेंड है, क्योंकि हम तो अपना खाना बना नहीं सकते, प्लांट अपना खाना बनाता है। प्लांट को एनिमल खाते हैं, एनिमल को ह्यूमन खाते हैं, और ह्यूमन के प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं। अब देखिए, ये बोल रहा है कि जो ह्यूमन है और एनिमल है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड है प्लांट पे। अब आप डायरेक्टली तो समझ गए होंगे कि हम डायरेक्ट क्या प्लांट को ले लेते हैं, जैसे पालक हो गया, मेथी वगैरह, है ना, वीट वगैरह, राइस वगैरह, हम तो डायरेक्ट ले लेते हैं। अब इनडायरेक्ट का मतलब क्या है? अब आप बोलोगे जैसे कि ह्यूमन है वो चिकन खाते हैं, फिश खाते हैं, तो अब देखा जाए तो चिकन और फिश है वो आए कहाँ से? वो भी तो प्लांट खा के ही जिंदा रहे हैं, जब भी तो हमने उनको खाया है। जैसे एनिमल हो गए, जैसे लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, अब वो डियर वगैरह खाते हैं, भैंस वगैरह, गाय वगैरह, तो जिंदा कैसे रहे? वो घास खा के जो जिंदा रहे, वो घास खाई उन्होंने, उसकी वजह से क्या कार्निवोरस वाले एनिमल जिंदा रहे। तो मतलब देखा जाए तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या है, हम सब प्लांट पे ही डिपेंड है। अब देखिए, जो भूजो है वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्लांट अपना खाना कैसे बनाते हैं, तो मैंने पहले बता रखा है फोटोसिंथेसिस करके। अब देखिए, आपका अगला टॉपिक है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब देखिए, बोल रहा है जो प्लांट एक ओनली ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद बनाता है। अब देखिए, उसको फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए रहती है। देखिए, वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, मिनरल्स चाहिए, और क्या क्लोरोफिल चाहिए। जो क्लोरोफिल होता है वो क्या जो लीफ होती है ना, उसमें जो ग्रीन पिगमेंट होता है उसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। ये जो क्लोरोफिल होता है ये क्या सनलाइट को ना, जो सन की एनर्जी होती है उसको क्या अपने अंदर ट्रैप कर लेता है, और उसी से फिर क्या है वो खाना बनाता है। जो पत्तियाँ जो अपना खाना बनाती है क्लोरोफिल की मदद से ही बनाती हैं। और देखिए, जो मिनरल्स वगैरह होते हैं ये क्या इनकी जो जड़ें होती हैं, रूट होती हैं, उनसे क्या ये वाटर भी खींच लेते हैं, मिनरल्स भी खींच लेते हैं ना। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो इनको एयर में अपने आप मिली जाती है, तो एयर से क्या कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, तो प्लांट ऐसे करके अपना क्या खाना बना लेता है। अब देखिए, जो न्यूट्रिएंट है इसका काम क्या होता है? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, अगर मान लीजिए उसकी बॉडी में कोई डैमेज हो जाता है, कट वगैरह लग जाता है, तो इसकी रिपेयर करने में क्या हेल्प करता है न्यूट्रिएंट, और उसको ग्रोथ में हेल्प करता है, और कोई भी डैमेज हो बॉडी को उसको रिपेयर भी करता है, और उसको क्या एनर्जी प्रोवाइड करवाता है ताकि वो क्या सर्वाइव कर सके, जिंदा रह सके लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखिए, न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। मतलब जो न्यूट्रिशन होता है उसका मतलब ये एक प्रोसेस होता है, जब आप खाना जैसे खाते हैं ना, इनटेक करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर खाना डालते हैं, और फिर उसको क्या यूटिलाइज करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं पेट में, फिर उससे क्या एनर्जी बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन। अब देखिए, आपको क्या है टाइप दे रखे हैं न्यूट्रिशन के। तो पहला टाइप क्या है? ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक क्या होता है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंगल सब्सटेंस। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना एक सिंपल क्या सब्सटेंस से बना लेता है तो उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। अब देखिए, ऑटो का मतलब है सेल्फ यानी खुद, और ट्रॉफ का मतलब है नरिशमेंट मतलब न्यूट्रिशन। तो आप समझ सकते हैं कि ये वर्ड कैसे मिलकर बना। जो अपना खाना खुद बना लेते हैं ना, सिंपल सब्सटेंसेस अपना खाना खुद बना लेते हैं, तो उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। तो देखिए, प्लांट क्या है? ऑटोट्रॉफ है, क्योंकि ये अपना खाना खुद बना लेते हैं। अब देखिए, जो एनिमल हो गए, अदर ऑर्गेनिज्म हो गए, इवन जो ह्यूमन बीइंग होते हैं यानी हम होते हैं, वो क्या अपना खाना क्या है प्लांट से बनाते हैं। जो प्लांट वगैरह होते हैं ना, तो उससे अपना खाना क्या इनटेक करते हैं, तो उसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। अब देखिए, हेट्रो का मतलब क्या है? अदर्स यानी दूसरे पे डिपेंड होते, तो उनको बोलते हैं हेट्रो। और ट्रॉफिक का मतलब तो आपको पता ही है, नरिशमेंट मतलब न्यूट्रिशन। तो पूरा मिलके बन गया हेटेरोट्रॉफ। अब देखिए, पहली क्वेश्चन पूछती है कि हमारी बॉडी अपने आप खाना क्यों नहीं बना सकती है ना, फूड से, कार्बन डाइऑक्साइड से, मिनरल्स से, जैसे प्लांट बना लेते तो हम क्यों नहीं बना पाते। तो अब देखिए, हमें ये सबसे पहले ये जानना होगा जो इस प्लांट जैसे अपना खाना बनाता है तो इसकी फूड फैक्ट्री कहाँ पर है, कहाँ पर ये लोकेटेड है। और आपको फिर ये जानना पड़ेगा प्लांट अपना जो रॉ मटेरियल है, जैसे कि मैंने पहले बताया वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स वगैरह, ये सब कहाँ से लाता है। फिर हमें उसका फिर सराउंडिंग देखना पड़ेगा, उसके आसपास कैसा माहौल है, मतलब उसको क्या क्या चीज़ें मिल रही है प्लांट्स को, ताकि वो अपना खाना बना रहा है। देखिए, तो अब आपका अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, मतलब फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। जो प्लांट में जो खाना बनने की प्रक्रिया है उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो अब इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे।
तो देखिए प्लांट की जो फूड फैक्ट्री है वो कहाँ होती है, लीफ में। जो लीफ ही होता है वो क्या प्लांट का खाना बनाता है। तो अब देखिए फूड फैक्ट्री क्या है, लीफ में है। तो जो भी वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मिनरल्स वगैरह है और जितनी भी सारी चीज़ें इसको चाहिए खाना बनाने के लिए, तो ये सारी चीज़ें कहाँ पहुँचनी चाहिए, लीफ में पहुँचनी चाहिए, तभी क्या प्लांट का खाना बनेगा। अब देखिए वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, जो ये कहाँ होते हैं, सॉइल में होते हैं, ज़मीन के अंदर होता है। ज़मीन के अंदर पानी भी होता है, मिनरल्स भी होता है। तो ये लीफ तक कैसे पहुँचेगा, तो ये रूट के सहारे क्या प्लांट की जो रूट होती है ना, बहुत क्या नीचे अंदर तक सॉइल में घुसी रहती हैं। तो वो क्या पानी को अपनी ओर खींचती है, पानी को खींचती है, मिनरल्स को ऊपर की ओर भेजती है प्लांट के अंदर, ताकि वो लीफ में पहुँच जाए। अब देखिए क्या बची, कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो डायरेक्ट एयर में होती है, तो पत्तियों को मतलब पहुंचाने की जरूरत है, डायरेक्ट क्या एयर से ही कार्बन डाइऑक्साइड वो ले लेती हैं पत्तियां। अब देखिए बोल रहा है जो लीव्स होती हैं उसके ऊपर क्या होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा, और उसके आसपास क्या गार्ड सेल होते हैं। अब देखिए अच्छे से समझने के लिए आपका इमेज को देखिए, 1.2 जो इमेज है। अब इसमें देखिए आपको क्या दिख रहा है, स्टोमेटा दिख रहा है। अब देखिए आपको क्या क्या दिख रहा है, आपको गार्ड सेल दिख रहे हैं। अब ये जो आपको बीच में क्या छेद सा दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं स्टोमेटल ओपनिंग। यहीं से क्या है कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, ऑक्सीजन बाहर आती है, और इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। और ये कहाँ पर होता है, लीफ के अंदर होता है। और ऐसा नहीं है कि आप पत्ती तोड़ी और स्टोमेटा देख लिया, ये क्या है माइक्रोस्कोप से ही आप देख सकते हैं, काफ़ी छोटे छोटे होते हैं बिल्कुल। तो आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी इनको देखने के लिए। अब आप देखिए आपको ब्लू बॉक्स दे रखा है, इसमें क्या सेल के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब देखिए जो आपका घर वगैरह बनता है, कोई भी बड़ी बिल्डिंग बनती है, तो उसमें क्या है ब्रिक लगती है, यानी ईंटें लगती हैं। ईंटों से मिलकर क्या पूरी की पूरी बिल्डिंग बनती है। तो ऐसी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे हम हो गए, कोई भी एनिमल हो गया, तो उसकी पूरी जो शरीर है वो कैसे बना है, तो सेल से मिलकर बना है। ये सेल ही क्या है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की ईंटें होती हैं। और देखिए जो सेल होता है ये काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, तो आपको क्या माइक्रोस्कोप से क्या इनको देखना पड़ेगा। आपको ऐसे ही आप अपने हाथ को घूरोगे तो ऐसे नहीं दिखेगा, अपने हाथ को क्या माइक्रोस्कोप के अंदर आपको देखना पड़ेगा, जब आपको उसमें छोटे छोटे सेल दिखेंगे। अब देखिए कुछ होते हैं जो सिंगल सेल से भी बनते हैं और कुछ मल्टीपल सेल से भी बनते हैं ऑर्गेनिज्म। अब आप देखिए डायग्राम में भी देख सकते हैं, जैसे बीच में जो आपको दिख रहा है ये सेल है, और सेल की जो ये आउटर लेयर है इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। मतलब सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल की जो बाउंड्री होती है उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और अब देखिए आपको क्या है, हर सेल में क्या है उसका न्यूक्लियस मिलेगा। अब जैसे आप सेल देख सकते हैं, इनके बीच में जो आपको ये लाल लाल दिख रहा है छोटा छोटा गोल गोल, इन्हीं को हम बोलते हैं न्यूक्लियस, और ये हर सेल में होता है न्यूक्लियस। और देखिए क्या बोल रहा है कि ये बिल्कुल सेंटर में होता है, जो सेल का सेंटर होता है वहाँ पे न्यूक्लियस होता है, और ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर का होता है, मतलब गोल स्ट्रक्चर का होता है। और आप देख सकते हैं डायग्राम में भी जो जेली लाइक सब्सटेंस दिख रहा है इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस के अराउंड दिख रहा है ना पीला पीला बाउंड्री के अंदर जो भी ये भरा पड़ा है, क्या चिपचिपा से जो गीला गीला जेली टाइप होता है, तो इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो देखिए सेल का स्ट्रक्चर पूरा आप ऐसा होता है। देखिए बीच में न्यूक्लियस होता है, उसके साइड में क्या है फिर आसपास साइटोप्लाज्म होता है, और फिर बाउंड्री पे क्या होता है सेल मेम्ब्रेन होता है। ऐसे करके पूरा का पूरा सेल बन जाता है। अब देखिए भूजो एक क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछा, जैसे वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, अब रूट तो इसको एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये लीफ तक कैसे पहुंच रहा है। रूट तो नीचे जमीन में होती है, लीफ क्या ऊपर होती है, तो ऊपर कैसे पहुंचा, तो अब इसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो अब देखिए बोल रहा है कि वाटर है और मिनरल्स है कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं लीफ में, बाय द वेसल्स। जो रूट होती है उसमें क्या पतले पतले क्या वेसल्स होते हैं, और मतलब पाइप लाइक होते हैं, मतलब पाइप की तरह होते हैं। अब ये क्या उसकी मदद से क्या जो वाटर है मिनरल्स है ऊपर पहुंच जाते हैं, और ये कंटिन्यूसली पहुंचते रहते हैं। तो मतलब उसके अंदर क्या है, रूट से लेके लीफ तक क्या एक पाथ है, एक पैसेज है फिक्स, उसकी वजह से सारे न्यूट्रिशन वगैरह क्या लीफ तक पहुंच जाते हैं, और इनको बोलते हैं हम वेसल्स। और देखिए बोल रहे हैं कि आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 11 में। चैप्टर 11 में अभी करवाऊंगा, तो उसमें आप पढ़ेंगे कि इसको डीपली पढ़ेंगे कि कैसे पहुंच रहा है ये सब चीज़ों ऊपर। अब देखिए पहली एक क्वेश्चन पूछती है कि लीफ के पास ऐसी क्या चीज़ है जो सिर्फ लीफ ही खाना बना सकती है और कोई पार्ट नहीं बना सकता, जैसे स्टैम्प हो गई, रूट हो गई, है ना। तो ये सब खाना क्यों नहीं बना सकते, लीफ ही क्यों बना सकती है। तो लीफ के पास ऐसी क्या चीज़ है, तो देखिए लीफ के पास क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। मैंने आपको पहले भी बताया क्लोरोफिल क्या होता है, ये क्या सनलाइट को, सन की जो एनर्जी होती है उसको क्या अपने अंदर कैप्चर कर लेता है। देखिए बोल भी रहा है, इट हेल्प्ड लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। जो सनलाइट, जो सूरज से जो लाइट आती है उसकी जो एनर्जी है, क्लोरोफिल उसको अपने अंदर कैप्चर कर लेता है, फिर उसी एनर्जी को क्या है वो अपने खाना बना लेता है उसी एनर्जी से। तो देखिए क्लोरोफिल ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, यही क्या लाइट को कैप्चर करता है, और फिर क्या कार्बन डाइऑक्साइड लेता है स्टोमेटा से, फिर वाटर लेता है रूट से, है ना, ऊपर पहुंचता है, फिर ये पूरा प्रोसेस करके क्या वो अपना खाना बना लेता है। तो इसी पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो देखिए फोटो का मतलब हो गया लाइट, और सिंथेसिस का मतलब हो गया कंबाइन। तो मतलब इन सब चीज़ों को कंबाइन करके लाइट की मदद से क्या अपना खाना बनाना, इसी को हम पूरा प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो देखिए अब बोल रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है प्रोसेस के लिए। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, और मिनरल्स वगैरह चाहिए। तो इसकी वजह से क्या है हमारा पूरा प्रोसेस हो जाता है। अब देखिए क्या बोला है, ये क्या एक यूनिक प्रोसेस है अर्थ पर। और अब देखिए क्या बोला है, सोलर एनर्जी से क्या है, सोलर एनर्जी को कैप्चर करके क्या लीफ अपना खाना बना लेती है, प्लांट के अपना खाना बना लेता है, फिर उसको क्या स्टोर कर लेता है।
और देखिए जो अपना प्लांट जो अपना फूड स्टोर करती हैं तो कौन सी फॉर्म में करती हैं, तो कार्बोहाइड्रेट में, स्टार्च के फॉर्म में क्या अपना खाने को स्टोर कर लेती है। जैसे आपको पता है ना, मैंने एक्सपेरिमेंट भी करवाया था, जो लीफ वाला करवाया था। लीफ में क्या होता है, स्टार्च होता है, और लीफ की मदद से क्या सारे जो फ्रूट और वेजिटेबल होती हैं उनमें क्या स्टार्च पहुंच जाता है। तो देखिए इसलिए बोला जाता है सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर सन ना हो तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह पाएगा। अगर सन ना हो तो प्लांट अपना खाना नहीं बना पाएंगे, फिर प्लांट की मदद से जो बाकी के जानवर हो गए या हम हो गए, हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो मतलब सब क्या डिपेंड है, सन पर। तो सन क्या अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब देखिए बोल है कि आप क्या इमेजिन कर सकते हैं, अगर मान लीजिए अर्थ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो क्या सारे ऑर्गेनिज्म जिंदा रह पाते? तो ऐसा नहीं। अगर फोटोसिंथेसिस ही नहीं होता तो सारे ऑर्गेनिज्म अब तक विलुप्त हो चुके होते। तो देखिए बोल है कि अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो क्या खाना भी नहीं बनेगा प्लांट का, और खाना नहीं बनेगा तो फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाना नहीं मिल पाएगा। तो अब देखिए बोल रहा है जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या डिपेंड है प्लांट पर। और देखिए जो प्लांट होता है वो ऑक्सीजन भी देता है। ऑक्सीजन भी क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो देखिए खाना भी दे रहा है प्लांट और ऑक्सीजन भी दे रहा है, तो दोनों ही चीज़ें क्या है सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो देखिए बोल रहा है कि ऑक्सीजन क्या है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी लाइफ के लिए। तो बोल रहा है कि फोटोसिंथेसिस ना हो तो क्या लाइफ क्या इम्पॉसिबल है अर्थ पर। तो फोटोसिंथेसिस क्या है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब देखिए नीचे भी बता रखा है कि मतलब प्रोसेस दे रखी है कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें क्या ऑक्सीजन कैसे निकलती है। तो अब प्रोसेस देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिले और उस पर क्या सनलाइट ने काम करा, क्लोरोफिल ने काम करा, उसको किस में बदल दिया, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन में। जो कार्बोहाइड्रेट है ये तो क्या खाना है प्लांट का, तो वो उस अपने क्या खाने को स्टोर कर लेगा अपने प्लांट में। और जो ऑक्सीजन है वो उसका बाय प्रोडक्ट है। तो जो ऑक्सीजन है वो क्या एटमॉस्फेयर में छोड़ देगा, और फिर उसी ऑक्सीजन को क्या एनिमल, ह्यूमन बीइंग यानी हम हो गए, उसको ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, और फिर क्या हम जिंदा रहते हैं उससे। तो देखिए इस इक्वेशन को क्या आप अच्छे से याद कर लीजिए, आपको क्या आगे काम आएगी, और ये पेपर में भी पूछी जाती है। अब देखिए जो बी और सी वाले डायग्राम दे रखे हैं, देखिए पहले तो मैंने आपको बताया था कि स्टोमेटा कैसा दिखता है, तो ये क्या बाहर से कैसे दिखता है। अभी जो बी वाला है जो सेक्शन ऑफ अ लीफ है, अब इसमें बता रखा है स्टोमेटा अंदर से कैसे दिखता है। तो देखिए स्टोमेटा ऐसा दिखेगा, ये गार्ड सेल लगे हुए हैं, और उसके अंदर क्या पत्ती के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो देखिए पत्ती के अंदर क्लोरोफिल होता है और पत्ती की सरफेस पे क्या होता है, स्टोमेटा होता है। तो अब देखिए ब्लू बॉक्स दे रखा है, उसमें क्या बोल रहा है कि जो लीव्स होती है, जरूरी नहीं लीव्स में ही फोटोसिंथेसिस हो, क्या स्टेम में भी हो सकती है, ब्रांचेस में भी हो सकती है। जो प्लांट की ब्रांचेस होती है उसमें भी हो सकती है फोटोसिंथेसिस। क्यों हो सकती है, क्योंकि उनका कलर भी क्या ग्रीन होता है। ग्रीन स्टेम अगर ग्रीन ब्रांचेस है तो उसमें भी होगा। ग्रीन क्यों होगा, क्योंकि उसमें क्या क्लोरोफिल है। जो भी प्लांट का कोई भी पार्ट अगर ग्रीन है तो उसके अंदर क्या क्लोरोफिल है, तो उसमें क्या फोटोसिंथेसिस होगा। अब देखिए बोल रहा है जो डेजर्ट प्लांट होते हैं, जो रेगिस्तान में जो प्लांट होते हैं वो मोस्टली क्या कैक्टस होते हैं। जो उनका जो लीव्स हो, आपने देखा होगा कैक्टस कैसा होता है, वो बिल्कुल कांटेदार होता है, वो पूरा का पूरा हरा होता है। तो वो पूरी स्टेम क्या उसकी हरी होती है कैक्टस की। जब आप देखेंगे ना, उसकी मैं फोटो भी लगा दूंगा आपको, कैक्टस दिख रहा होगा पूरा का पूरा हरा होता है, तो स्टेम भी उसकी हरी होती है। तो जो स्टेम होती है वो भी क्या उसकी फोटोसिंथेसिस कर रही होती है। तो जरूरी नहीं है कि लीव्स में ही हो, स्टेम में भी हो सकता है, बस जरूरी क्या है कि वो ग्रीन होना चाहिए। जैसे ही ग्रीन होगा तो उसके अंदर क्या क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल है तो फिर फोटोसिंथेसिस होगा। तो अब देखिए क्या बोला है कि ऑक्सीजन तो निकल गई, और फिर बचा क्या, स्टार्च बचा है। तो स्टार्च क्या लीफ में क्या बच जाता है फूड की फॉर्म में। जो ये स्टार्च होता है ये क्या कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस क्या प्लांट में हुआ है, क्योंकि उसके अंदर क्या स्टार्च है। और मैंने पहले भी बता रखा है कि हम आयोडीन का टेस्ट करके क्या पता लगा सकते हैं कि लीफ में क्या स्टार्च है। अब देखिए भूजो क्या क्वेश्चन पूछता है कि उसने क्या देखी है, रेड लीव्स भी देखी हैं, मतलब डार्क कलर की भी लीव्स देखी है, काली लीव्स देखी हैं, ब्राउन लीव्स देखी हैं। तब ये पूछ रहा है कि जो ऐसी लीव्स होती हैं जो हरी नहीं होती, क्या उसमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। तो इसको हम आगे समझेंगे। अब देखिए आपको एक्टिविटी 1.1 दे रखी है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि आपको क्या 2 पॉट लेने हैं प्लांट के, जिसमें प्लांट लगे हो, ऐसे 2 पॉट ले लेने हैं सेम तरीके के होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए। फिर क्या बोल रहा है, एक को आप अंधेरे में रख दीजिए और एक को आप बाहर रख दीजिए सनलाइट में। एक को अंधेरे में रखना है, बिल्कुल अंधेरा, वहाँ पे कुछ भी लाइट वगैरह नहीं होनी चाहिए, और एक को रखना है सूरज के अंदर, और कितने टाइम के लिए, 42 आवर्स के लिए रखना है। और फिर क्या बोला, आपको उसका आयोडीन टेस्ट करना है। तो अब देखिए इसमें बोल रहा है कि जब आप अंधेरे में रखे हुए प्लांट का जब आयोडीन टेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि देखिए सनलाइट तो उसको मिल नहीं रही है, तो फोटोसिंथेसिस करेगा नहीं, तो उसके अंदर का जितना भी स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट है वो सारा यूज हो चुका होगा, तो उसके अंदर कुछ भी स्टार्च वगैरह नहीं है। तो जब आप उसका आयोडीन टेस्ट करेंगे तो आपको स्टार्च नहीं मिलेगा। फिर आप उसको कुछ टाइम बाद निकालेंगे, वापस बाहर निकालेंगे, सनलाइट में रख देंगे 3-4 दिनों के बाद। फिर आप देखेंगे जैसे उसको सनलाइट मिलेगी तो वो दोबारा क्या फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर देगा। फिर आप उसका टेस्ट करेंगे आयोडीन, तो फिर आपको क्या उसके अंदर स्टार्च मिल जाएगा। तो मतलब पूरे एक्टिविटी का मतलब ये है कि जैसी सनलाइट मिलेगी प्लांट को तो फोटोसिंथेसिस करेगा, अगर सनलाइट नहीं मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो सनलाइट बहुत ज़्यादा जरूरी है।
तो अब चलिए भूजो के क्वेश्चन का आंसर देते हैं। उसने क्या पूछा था, जैसे आपने देखा होगा कि रेड कलर की लीव्स भी होती हैं, ब्राउन कलर की होती हैं, वायलेट कलर की भी लीव्स होती हैं। तो अब उसमें क्या फोटोसिंथेसिस होगा, तो इसका आंसर है यस होगा, फोटोसिंथेसिस में होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसके अंदर भी क्या क्लोरोफिल है। लेकिन हमें वो पत्तियां हरी क्यों नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि जो बाकी कलर का पिगमेंट है, जैसे रेड पिगमेंट हो गया, वायलेट पिगमेंट हो गया, उनका डोमिनेंस ज़्यादा है, मतलब वो उनको हरे कलर को क्या दबा दे रही है, इसलिए उनका कलर क्या लाल और वायलेट दिख रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल उनके अंदर भी होता है और वो भी क्या फोटोसिंथेसिस करती हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है कि आपने क्या ग्रीन से क्या स्लिम पैचेस देखे होंगे पानी के ऊपर, किसी भी तालाब के ऊपर, या फिर आपने देखा होगा आपके घर के आसपास का कोई खाली प्लॉट वगैरह जिसमें पानी भर गया है, तो उसमें भी देखा होगा कि उस आपने क्या हरी हरी काई जम जाती है, पूरे उस पर क्या हरी हरी काई जम जाती है। तो ये जो काई होती है इसी को हम बोलते हैं इंग्लिश में एल्गी। ये क्या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है और ये भी क्या फोटोसिंथेसिस करता है। क्यों करता है, क्योंकि इसके अंदर भी क्लोरोफिल होता है। आपने देखा होगा इसका कलर हरा होता है क्योंकि इसके अंदर भी क्लोरोफिल होता है। और इसको देखिए बोल भी रहा है एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो ये भी क्या फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बना लेती हैं। और आपने देखा होगा ये काफ़ी ज़्यादा जल्दी क्या है अपने आप को ग्रोथ कर लेती हैं। मतलब अगर आपको हल्की सी भी एल्गी दिख रही है तो आप 2-4 दिन बाद देखेंगे कि बहुत ज़्यादा फैल गई है, पूरे पॉन्ड में फैल जाती है। ठीक है, तो एल्गी क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब आपका अगला टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए बोल रहा है कि आपने अब तक पढ़ा कि जो प्लांट है वो कार्बोहाइड्रेट फोटोसिंथेसिस की मदद से बना लेते हैं। और देखिए बोल रहा है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो किससे बना है, कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर क्या कार्बोहाइड्रेट बना है। और देखिए बोल रहा है जो कार्बोहाइड्रेट है इसी की मदद से क्या प्रोटीन और फैट बनेगा। अब देखिए जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है, नाइट्रोजेनियस सब्सटेंस होता है, मतलब उसके अंदर नाइट्रोजन होता है प्रोटीन के अंदर। तो अब सवाल उठता है कि जो नाइट्रोजन है ये प्लांट को कैसे मिला। अब देखिए जो नाइट्रोजन है वो एयर में सबसे ज़्यादा मौजूद है। तो अब जो प्लांट है वो डायरेक्ट तो नाइट्रोजन को एयर से ले नहीं सकते, तो वो कैसे लेते हैं, सॉइल की मदद से लेते हैं। जो रूट होती है ना उसकी मदद से क्या वो नाइट्रोजन लेता है। अब कैसे लेता है, क्योंकि सॉइल में क्या काफ़ी सारे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, है ना। तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में बना देते हैं ताकि जो प्लांट है वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर सकें। जो बैक्टीरिया क्या उसको यूजेबल बना देते हैं नाइट्रोजन गैस को, फिर क्या वो रूट की मदद से, सॉइल की मदद से क्या प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अब देखिए क्या करता है बैक्टीरिया क्या है, वो सॉइल के अंदर होता है, वो क्या एयर से नाइट्रोजन को खींचता है। जब वो नाइट्रोजन को खींचता है तो वो क्या नाइट्रोजन एयर से सॉइल में आ जाती है। जैसे ही सॉइल में आ जाती है तो रूट क्या है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसकी मदद से क्या बैक्टीरिया की मदद से वो प्लांट को नाइट्रोजन मिल जाता है। फिर वो क्या करती है, वाटर की मदद से, जैसे सॉइल के वाटर को ऊपर भेजता है ना, वैसे ही क्या वो नाइट्रोजन गैस को भी क्या वाटर की मदद से क्या ऊपर भेज देता है, प्लांट के पास, लीफ के पास भेज देता है। अब देखिए प्लांट को एक तरीके से और मिलता है, कैसे मिलता है, हम जो फर्टिलाइज़र मिलाते हैं प्लांट में, आपने देखा होगा जो फार्मर, जो किसान वगैरह होते हैं वो खेती करते हैं तो उसमें फर्टिलाइज़र मिलाते हैं ताकि प्लांट क्या है और ज़्यादा अच्छे से ग्रो करें। जो डालते हैं फर्टिलाइज़र जैसे यूरिया हो गया तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या नाइट्रोजन ही होता है। जो नाइट्रोजन क्या ऐसे क्या प्लांट को आसानी से मिल जाता है, फिर इससे क्या प्लांट अच्छे से ग्रो करते हैं। और फिर जो प्लांट होते हैं वो इसी नाइट्रोजन की मदद से क्या प्रोटीन और विटामिन बना लेते हैं। अब देखिए कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, तो अब इसके बारे में आप जानेंगे कि जो ऐसे प्लांट होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते तो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं। देखिए जैसे कि ह्यूमन हो गए, एनिमल हो गए, तो ये क्या है, हेटेरोट्रॉपिक है, मतलब अपने दूसरे पे डिपेंड है। तो जो प्लांट अपना खाना नहीं बना पाते तो वो भी क्या दूसरे पे डिपेंड होते हैं। तो ऐसी प्लांट जो अपना खाना नहीं बना सकते उनको भी हम क्या बोलेंगे, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसका यूज़ करके क्या वो अपना खाना लेते हैं। अब देखिए बोल रहे हैं कि आपने फिगर 1.5 में देखेंगे, मैं आपको पहले इमेज दिखा देता हूँ। तो आप इमेज में देखेंगे कि आपको कुछ पेड़ पे क्या येलो दिख रहा है और ये पूरे पेड़ पे क्या फैला हुआ है, इसने अपना कब्जा कर रखा है पेड़ पर। तो ये पीला पीला चीज़ क्या है, तो अब देखिए ऊपर आइए वापस। अब इसमें बोल रहा है कि जो येलो चीज़ है इसका नाम है कसकुट्टा। और ये जो कसकुट्टा है ये क्या पूरे पेड़ पर अपना क्या कब्जा कर लेता है और फिर उसी पेड़ से जो जैसे पत्ती अपना खाना बनाती है तो उसी पत्ती से खाना क्या वो अपना एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब देखा जाए तो जो पेड़ खाना बनाता है अपना तो उसको ये ले लेता है कसकुट्टा। और देखिए बोल भी रहा है जो एक कसकुट्टा होता है इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता। आप देख सकते हैं इसका कलर क्या येलो है, ये ग्रीन नहीं है, येलो है, इसलिए इसके पास क्या क्लोरोफिल नहीं है। अब देखिए बोल भी रहा है जिस प्लांट पे, मतलब ये जिस ट्री पर इसने कब्जा कर रखा है तो ये क्या है उसी ऊपर क्लाइम करता है, पूरा अपना कब्जा कर लेता है, पूरे पेड़ की पत्तियों को अपने अंदर ले लेता है। और फिर क्या है जो ऐसी पत्तियां अपना खाना बनाती है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। और जिस पेड़ पे क्लाइम करता है, जिस प्लांट को अपने अंदर ये लेता है, कब्जा करता है, तो उस प्लांट को हम क्या बोलेंगे, होस्ट मतलब जिस पे इसने कब्जा किया है। अब देखिए बोल रहा है कि जो कसकुत्ता होता है उसको हम पैरासाइट भी बोलते हैं। पैरासाइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है प्लांट के सारे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और प्लांट को क्या काफ़ी सारा दिक्कत देता है, प्लांट के अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता, उसकी क्या खाने की क्षमता को कम कर देता है। उसके अंदर जितना भी फूड स्टोर होता है जैसे कार्बोहाइड्रेट स्टार्च स्टोर होता है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है और इससे क्या खुद तो पूरे प्लांट पे फैल जाएगा लेकिन प्लांट को क्या ये मार देता है।
तो अब देखिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है जैसे कि हम ह्यूमन हो गए, हम भी एनिमल हो गए, तो हम भी क्या पैरासाइट है? क्यों? क्योंकि हम भी प्लांट को क्या अपने यूज़ के लिए क्या मार देते हैं ना, उसका कब्जा कर लेते हैं, है ना, सारे न्यूट्रिशन उसके ले लेते हैं, तो हम भी क्या पैरासाइट है? तो हम देखा जाए तो हम भी पैरासाइट ही हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम क्या प्लांट उगा सकते हैं, हम दोबारा प्लांट को क्या बढ़ा सकते हैं और कम से कम ट्रीज़ को काट सकते हैं, तो हम थोड़ा बाहर निकल सकते हैं पैरासाइट की कैटेगरी से। हम ये नहीं कि प्लांट को मारते रहे फिर प्लांट को ग्रो ही ना करें, और फिर इतना ज़्यादा भी नहीं काटना चाहिए कि प्लांट एग्जिस्ट ही ना करें। तो हमें क्या अपने यूज़ के लिए तो प्लांट थोड़े बहुत कंज्यूम करने चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं करना चाहिए कि सारे प्लांटों को हार्म हो, और हमें क्या नए नए प्लांट उगाने चाहिए। अब देखिए पहले एक क्वेश्चन पूछ रही है, जो मॉस्किटो होते हैं, मच्छर होते हैं, रेड बग होते हैं, लीच हो गया और ये सब जो हमारा खून चूसते हैं, तो ये सब क्या पैरासाइट है? तो इसका आंसर है यस, ये सब पैरासाइट है, क्योंकि हमारा खून चूसते हैं। ये क्या दूसरे को हार्म करके अपना फ़ायदा करते हैं, तो वो सब पैरासाइट होते हैं। अब देखिए इसने एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा कि आपने ऐसे प्लांटों के बारे में सुना होगा जो क्या एनिमल को खा लेते हैं। जैसे कि आपने कुछ प्लांट के बारे में सुना होगा कि वो क्या इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं और फिर पता है उनको डाइजेस्ट भी कर लेते हैं। जो इंसेक्ट को क्या ट्रैप कर लेंगे, फिर कुछ ऐसे जूसेस वगैरह, एंजाइम वगैरह छोड़ेंगे ताकि वो क्या उसके सारे न्यूट्रिशन इंसेक्ट के वो चूस लेता है फिर प्लांट। अब देखिए साइड में आप देख भी सकते हैं, देखिए प्लांट दे रखा है, इसका नाम है पिचर। तो ये भी क्या है, इंसेक्ट को क्या अपने टोपी जैसे आप दिख रहे हैं ना, ये कैप जैसी, तो इसके अंदर जैसे बैठता है और ये टोपी सी गिरती है इसके ऊपर और इंसेक्ट वहीं पर ट्रैप हो जाता है। अब देखिए ये बोल रहा है कि ये जो प्लांट होते हैं ये क्या है, फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या ये इंसेक्ट को खाते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको पिक्चर प्लांट के बारे में बताया था, इसके बारे में बोल भी रहा है पिक्चर लाइक और जग, मतलब ये इसका जो आप शेप देख रहे हैं जग लाइक है, आप देख रहे हैं जैसे हमारा जग होता है उसका क्या ऊपर का मुंह खुला रहता है, तो ये भी क्या जग टाइप का है। और देखिए इसका कलर क्या ग्रीन है, तो देखिए ये क्या फोटोसिंथेसिस भी कर लेगा क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल है, लेकिन फिर भी क्या ये इंसेक्ट को ट्रैप कर लेता है। इसके जो ये देखिए खुला मुंह है, इसमें क्या ये ऐसे कुछ लिक्विड या एंजाइम छोड़ता है जो मतलब सूंघने में काफ़ी ज़्यादा स्वीट होते हैं, तो इसकी मदद से क्या है वो आ जाते हैं, इंसेक्ट वगैरह आ जाते हैं सूंघ सांघ कर, फिर इसके ऊपर बैठ जाते हैं। फिर जैसे ही इसके ऊपर की जो कैप है ये क्या गिरा देता है, उसमें ट्रैप कर लेता है। ठीक है, तो ऐसे करके वो मच्छर या कोई भी इंसेक्ट वगैरह हो, कीड़ा वगैरह इसके अंदर गिर जाता है, फिर अंदर क्या है ये सारे उसके न्यूट्रिशन चूस लेता है। अब देखिए डायग्राम में ये जो कैप है ना, इसको हम बोलते हैं लिड, और इसका जो पूरा ये स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं लीफ मॉडिफाई इनटू पिक्चर। मतलब ये क्या मॉडिफाई है, पूरा का पूरा प्लांट इसी तरीके से मॉडिफाई है ताकि इंसेक्ट को कैप्चर कर सके। अब देखिए बोल रहा है इसके अंदर क्या पतले पतले क्या हेयर होते हैं, जैसे इंसेक्ट घुसेगा ना, जो हेयर होते हैं वो नीचे की साइड झुके हुए होते हैं, तो इंसेक्ट क्या एक बार घुस गया तो वापस निकल नहीं पाता, और ऊपर से वो लिड क्या बंद हो जाती है और इंसेक्ट वहीं पे ट्रैप हो जाता है, और एक बार घुस गया तो वापस निकल नहीं सकता क्योंकि उसके जो हेयर है उसको निकलने नहीं देंगे, हेयर क्या उसको पकड़ के रखते हैं टाइट। तो ऐसे करके इंसेक्ट फंस जाता है, फिर वो एंजाइम छोड़ता है, जूस वगैरह कोई ऐसे एसिड वगैरह छोड़ता है, उससे क्या उसके सारे न्यूट्रिशन इंसेक्ट के चूस लेता है। और देखिए ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट खाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ये इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं तो इनको क्या पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता सॉइल से या फिर फोटोसिंथेसिस से ताकि ग्रो कर सके, तो ऐसा नहीं होता। क्लोरोफिल तो इनके अंदर होता है लेकिन क्या पर्याप्त मात्रा में इनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, इनको फिर जबरदस्ती क्या इंसेक्ट को पकड़ना पड़ता है, तो इंसेक्ट से क्या अपनी क्या रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेते हैं। तो देखिए भूजो क्या क्वेश्चन भी पूछ रहा है, भूजो क्या कंफ्यूज है, क्यों? क्योंकि पिक्चर प्लांट ग्रीन भी होता है, उसके पास क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, लेकिन फिर भी वो इंसेक्ट खाता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इंसेक्ट क्यों खाता है, क्योंकि उसको क्या पर्याप्त मात्रा में क्या वो न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते। मान लीजिए कोई ऐसी सॉइल में ग्रो करा कि वहाँ पे क्या ना तो वाटर है ना तो कोई मिनरल्स वगैरह, ना फिर न्यूट्रिशन वगैरह है, या सॉइल में क्या नाइट्रोजन नहीं है, तो उसको क्या जबरदस्ती क्या इंसेक्ट को क्या ट्रैप करना पड़ता है, उसी से फिर अपनी क्या वो फुलफिलमेंट पूरी करता है। अब देखिए हम बात करेंगे सैप्रोट्रॉप की। अब देखिए सैप्रोट्रॉप क्या होते हैं। अब देखिए आपने मशरूम के पैकेट देखे होंगे मार्केट में, क्या बहुत ज़्यादा बिकते हैं मशरूम, जिनको पसंद है वो क्या इसको खरीदते हैं, और ये मशरूम काफ़ी जंगलों में उगते हैं। अब देखिए बोले जो मशरूम होता है वो क्या अम्ब्रेला लाइक पैच होता है, मतलब वो छाती की तरह दिखता है। आपने देखा होगा मशरूम, जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हैं कि छाती की तरह आपको दिख रहा है, नीचे क्या उसका जो डंठल निकल रहा है वो क्या अम्ब्रेला की स्टिक जैसा है, और ऊपर जो उसका मुंह है वो देखिए कैसे अम्ब्रेला की तरह फैला हुआ है। और देखिए ये जो मशरूम होता है ये क्या सड़ी हुई लकड़ी पे ग्रो करता है, या फिर कोई ऐसी ज़मीन पे जिसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो, गीली मिट्टी में सबसे ज़्यादा ये ग्रो करता है, या तो सड़ी हुई लकड़ी पे करेगा, और ये रेनी सीजन बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा ग्रो करता है। तो अब देखिए हमें क्या पढ़ना है कि जो मशरूम है ये तो ना तो हरा होता है, देखिए इसका कलर भी है ग्रीन नहीं है, इसके पास क्लोरोफिल भी नहीं है, और देखिए ना इसके पास लीफ है, और ये क्या सड़ी हुई लकड़ी पे ग्रो कर रहा है, डायरेक्ट ज़मीन में क्या गीली मिट्टी में ग्रो कर रहा है, तो आखिर ये ग्रो कर कैसे रहा है, तो इसके बारे में आप जानेंगे। तो अब देखिए भूजो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसके पास ना तो कोई जानवरों की तरह मुंह है कि अपना खाना खा ले, ना ये इंसेक्ट को ट्रैप कर सकता है, ना इसके पास क्लोरोफिल है, ना ये फोटोसिंथेसिस करता है, तो आखिर अपना खाना बनाता कैसे है। तो देखिए अब आपको इसको समझने के लिए आपको एक्टिविटी 1.2 देखनी पड़ेगी। अब देखिए एक्टिविटी में क्या बोल रहा है, आपको क्या एक ब्रेड का पीस लेना है, जो आप घर में खाते हैं ना ब्रेड, सैंडविच वाली ब्रेड, वो आपको ब्रेड लेनी है, और उसको क्या पानी में गीला कर लेना है, मॉइस्चर कर लेना है, और फिर उसको 2-3 दिन के लिए क्या किसी गर्म प्लेस पे छोड़ दीजिए जहाँ पे गर्मी हो, या तो आप उसको क्या एक डब्बा भी ले सकते हैं और उसके अंदर भी रख सकते हैं, एक डब्बा लीजिए उसमें गीली ब्रेड डाल दीजिए और 2-3 दिन के लिए छोड़ दीजिए।
फिर देखिए क्या होगा, उस ब्रेड पे क्या येलो येलो ना उस पर क्या स्पैचेस आने लग जाएंगे, जो येलो येलो कलर के स्पैचेस आ जाएंगे तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि वो ब्रेड क्या सड़ चुकी है, मतलब उसमें फफूंद लग चुकी है। फिर देखिए आपको क्या करना है, या तो आपके केमिस्ट्री लैब में जाके आपको देखना है, आपको क्या लेना है, माइक्रोस्कोप लेना है और उसके अंदर आपको वो ब्रेड रख देनी है। फिर आपको क्या माइक्रोस्कोप से देखना है कि उसमें आपको दिखेंगे कि कॉटन लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड जैसे धागे जैसे निकलेंगे कॉटन लाइक स्ट्रक्चर, और फिर आप देखेंगे कि वो ब्रेड क्या सड़ चुकी है पूरी की पूरी। और आप देखिए जब ब्रेड को आप रख देते हैं काफ़ी दिनों तक खाते नहीं है तो उस पर भी क्या है फंगी लगने स्टार्ट हो जाती है। ये देखिए आप इमेज में भी देख सकते हैं, आपको जो ये येलो येलो ब्रेड पे दिख रहा है, देखिए बहुत कॉटन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें, थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फंगी। तो ये फंगी क्या ब्रेड पे ग्रो कर जाती है। और देखिए किसी भी हमारे खाने की चीज़ पे, या तो रोटी हो, ब्रेड हो या और भी कोई चीज़ हो, उस पर जब फंगी लग जाती है तो हम इसका मतलब ये समझते हैं कि वो खाना अब सड़ चुका है, वो खाने लायक नहीं है। अब देखिए बोल रहे हैं कि ये जो फंगी होती है इसके पास क्या डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो देखिए इस फंगी अपना खाना कहाँ से लेती है, जो ब्रेड होता है उसके सारे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो देखिए बोल भी रहा है, दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड और डिके मैटर इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे फंगी हो गई, तो ये अपना खाना क्या डिके मैटर से लेती है, मतलब ऐसा खाना जो मर चुका हो जिसमें कोई जान ना हो, तो ऐसे खाने से क्या ये अपनी न्यूट्रिशन को लेती है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, सैप्रोट्रॉफ। तो अब देखिए ये जो फंगी होती है ये क्या पिकल मतलब अचार पे भी ग्रो कर जाती है, लेदर पे भी ग्रो कर जाती है, क्लॉथ पे भी ग्रो कर जाती है। और पता है ये हॉट और ह्यूमिड टेम्परेचर में ग्रो करती है, मतलब इसको ग्रो करने के लिए क्या है थोड़ा गर्म एनवायरनमेंट चाहिए, इसको गर्म टेम्परेचर चाहिए। देखा हमने जैसे एक्सपेरिमेंट करा था ब्रेड वाला, तो ब्रेड को भी हमने क्या गर्म वार्म प्लेस पे रखा था, तब जाके फंगी क्या ग्रो करी थी। तो देखिए ये क्या एक तो ह्यूमिड वेदर हॉट हो या इनको ह्यूमिड वेदर में क्या अच्छे से ग्रो कर जाती हैं। आपने देखा होगा जो जहाँ पे क्या ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, जैसे कि मान लीजिए राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, जहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो अगर आप क्या दूध वगैरह गर्म करते हैं उसको दिन भर के लिए छोड़ देते हैं पूरे दिन के लिए, तो आपने देखा होगा शाम तक क्या दूध फट जाता है। क्यों फट जाता है, गर्मी की वजह से। तो जो ये फंगी वगैरह होती है, हम जो भी हम खाना छोड़ देते हैं गर्मी में, तो उस पर सब पे क्या ग्रो कर जाती है और हमारे खाने को सारे को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब देखिए आप एक सवाल पूछ रहे होंगे, मान लीजिए आपने दूध गर्म करा और उसको ढक दिया, लेकिन वो फिर भी शाम तक फट जाता है, तो ऐसा क्यों होता है। आपने ब्रेड ली, मान लीजिए आपने उसको एक डब्बे में कवर करके रख दिया, लेकिन फिर भी वो गर्मी में क्या खराब होगी ब्रेड, तो ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि ये जो फंगल स्पोर होते हैं ना, ये क्या पूरी हवा में फैले होते हैं। ऐसा नहीं कि आपने बंद करके रख दोगे तो भी उस पर नहीं होगा। क्यों होगा, क्योंकि एयर में क्या ये सारी फंगी फैली हुई है, क्योंकि ये क्या माइक्रोब्स है, मतलब बहुत छोटी छोटी होती है, आप उसको क्या माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, ऐसे तो नहीं देख सकते। तो काफ़ी छोटी छोटी एयर में फैली होती हैं। जैसे आप कोई चीज़ बाहर रखेंगे उस पर क्या फंगी एयर के कॉन्टैक्ट में आती, उस पर फंगी फैलना स्टार्ट हो जाएगी। अब देखिए पहेली का एक क्वेश्चन पूछ रही है, उसके पास क्या एक ब्यूटीफुल शूज़ थे, तो उसने क्या बोला, जैसे क्या रेनी सीजन आया, बरसात के टाइम में क्या उसके जूतों पे क्या फंगी लग गई। तो अब ये पूछ रही है कि बरसात के टाइम पे ये फंगी कहाँ से आई। अब देखिए जो भूजो है वो क्या बोल रहा है कि उसके जो ग्रैंडफादर थे उसके क्या वीट के खेत थे, मतलब गेहूं के खेत थे, तो फंगी ने क्या उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अब देखिए पहेली क्या बोल रही है कि जैसे कि ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया, ये भी क्या फंगी है जो यूज़फुल है, हम इनको खा भी सकते हैं, हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती है। लेकिन कुछ फंगी ऐसी भी होती है जो हमें बीमार भी कर सकती है, प्लांट को डिजीज़ कर सकती है, एनिमल को, ह्यूमन बीइंग को, तो इन सबको क्या हमें क्या बीमार कर सकती हैं। और बोल रहा है कि फंगी से क्या मेडिसिन भी बना सकते हैं। तो देखिए बोल रही है जो फंगी होती है, जो वेट और वार्म थिंग्स होती हैं, उनमें क्या ये जल्दी जल्दी ग्रो कर जाती है, जर्मिनेट कर जाती हैं। तो देखिए अभी क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप इसको क्या फिगर आउट करिए कि हम इनको कैसे बचा सकते हैं, इनको प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं वो बच जाता है तो उसको हम क्या फ्रिज में रख सकते हैं। तो फ्रिज में रखने से क्या होगा, एक तो उसको फ्रिज की जो एयर होती है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई होती है, तो इससे क्या है वो दोनों को ना नलीफाई कर देता है, दोनों कंडीशन को। देखिए एक तो गीला होना चाहिए और गर्म होना चाहिए, लेकिन जब हम जैसे फ्रिज में रखेंगे क्या फ्रिज का क्या एनवायरनमेंट क्या ठंडा होता है, अंदर क्या ठंडा ठंडा होता है, उसके अंदर की जो गैस होती है, और क्या ड्राई रहता है जो भी हम खाना चीज़ रखते हैं। तो इसकी मदद से क्या फ्रिज के अंदर क्या फंगी नहीं लग पाती, तो इसकी मदद से हम क्या खाने को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो साथ रहते हैं और शेल्टर और न्यूट्रिएंट आपस में क्या शेयर करते हैं। तो ऐसे जो ये ऐसे रिलेशनशिप में जो दो ऑर्गेनिज्म रहते हैं तो इनको क्या बोलते हैं हम, सिम्बियोसिस। अब देखिए एग्जाम्पल के लिए बता रखा है, कुछ ऐसी फंगी होती हैं जो प्लांट की क्या रूट में रहती हैं, जड़ों में रहती हैं। तो इससे क्या होता है, प्लांट जो फंगी होती है उसको क्या अपने न्यूट्रिएंट मिल जाता है प्लांट से, और प्लांट को ना फंगी की मदद से क्या वाटर और सर्टेन जो न्यूट्रिएंट है वो मिल जाते हैं। देखिए एक और एग्जांपल किसका, लिचन का। लिचन क्या होता है, इसमें क्या क्लोरोफिल कंटेनर पार्टनर होते हैं, मतलब कि एल्गी और फंगस दोनों साथ में रहते हैं। एल्गी में क्या क्लोरोफिल भी होता है और फंगी क्या उसके ऊपर रहती है, मतलब दोनों साथ में रहते हैं। जब ये दोनों मिल जाते हैं, एल्गी और फंगस मिल जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं लिचन। अब देखिए फंगस क्या करेगा, उसको शेल्टर प्रोवाइड करेगा, वाटर प्रोवाइड करेगा और मिनरल्स प्रोवाइड करेगा। और बदले में एल्गी क्या करेगी, वो तो अपना खाना खुद बना सकते क्लोरोफिल की मदद से, तो वो अपना खाना बना के आधा खाना फंगस को दे देगी। अब देखिए आप कंफ्यूज मत हो जाना, एल्गी और एल्गा क्या है। जो एल्गा है वो क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और जो एल्गी होती है काई, मतलब जो पूरे में फैल जाती है ना पानी में, काई जो फैल जाती है उसको हम बोलते हैं एल्गी। और जो वो काई के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको बोलते हैं एल्गा। तो जो ये एल्गा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एल्गा है और फंगी, इन दोनों के मिक्सर को बोलते हैं हम लिचन।
अब देखिए आपका अगला टॉपिक है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश इन द सॉइल। मतलब जो न्यूट्रिशन होते हैं सॉइल के वो अपने आप हट कैसे जाते हैं, खत्म कैसे हो जाते हैं। तो देखिए अभी बोल रहा है कि आपने देखा होगा जो फार्मर होते हैं वो क्या मैन्योर फर्टिलाइजर डालते हैं अपनी फील्ड में, खेतों में डालते हैं, गार्डन में भी डालते हैं, जो लॉन वगैरह होते हैं उनमें भी डालते हैं, और जो गमले वगैरह होते हैं पॉट्स वगैरह उसमें भी डालते हैं। तो अब देखिए पूछ रहे हैं कि ऐसा वो फार्मर क्यों करते हैं। तो देखिए आपने क्या पढ़ा है कि जो प्लांट है वो सॉइल से क्या मिनरल और न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। और देखिए जैसे जैसे जो प्लांट है वो बड़ा होता जाएगा तो क्या वो मिट्टी से क्या सारे उसकी न्यूट्रिशन क्या खींचता हुआ जाएगा, तो ऐसे क्या सॉइल में क्या कमी आ जाएगी न्यूट्रिशन की। तो देखिए सॉइल में क्या कमी हो जाने के कारण क्या हम उसमें फर्टिलाइजर डालते हैं और मैन्योर डालते हैं। तो फर्टिलाइजर और मैन्योर में जो न्यूट्रिएंट होता है उसमें क्या क्या होता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस होता है, और भी कई सारे और भी न्यूट्रिएंट होते हैं। तो हम क्या इसीलिए क्या फर्टिलाइजर और मैन्योर क्या उसमें डालते हैं ताकि जो प्लांट जैसे जैसे बड़ा होता जाए, जो सॉइल की सारे वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेगा तो फिर उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, इसलिए हमें टाइम टू टाइम क्या ये फर्टिलाइजर और मैन्योर डालना पड़ता है प्लांट को ग्रो करने के लिए। अब देखिए बोल रहा है जो क्रॉप प्लांट होती है, जो खेत होते हैं वो क्या डायरेक्टली क्या सॉइल से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में क्या नाइट्रोजन खींचते हैं सॉइल से। तो देखिए मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है जो प्लांट होते हैं वो नाइट्रोजन गैस को डायरेक्ट एयर में से नहीं खींच सकते, कार्बन डाइऑक्साइड को तो वो ले सकते हैं स्ट्रोमेटा के थ्रू, लेकिन जो नाइट्रोजन गैस है उसको नहीं ले सकते, उसको सिर्फ सॉइल से ही ले सकते हैं। तो जब सॉइल से जब सारी नाइट्रोजन वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो क्या सॉइल में क्या नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। तो देखिए प्लांट को क्या नाइट्रोजन सोल्यूबल फॉर्म में चाहिए होती है, मतलब पानी के साथ घुली हुई होनी चाहिए नाइट्रोजन, तभी उनको क्या वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं नाइट्रोजन को। अब देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो क्या एटमॉस्फेयर में जो गैसेज होती है ना, मतलब जैसे नाइट्रोजन है तो उसको क्या है वो सोल्यूबल फॉर्म में ला देता है। तो ऐसे ही आप बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे राइजोबियम। ये जो राइजोबियम होता है एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या कन्वर्ट कर देता है, किसमें एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ताकि प्लांट क्या वाटर के थ्रू इजीली के नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर सके। तो अब देखिए जो राइजोबियम होता है तो ये खुद का खाना नहीं बना सकता, तो ये कहाँ रहता है, जड़ों में रहता है प्लांट की। तो देखिए किस किस की जड़ों में रहता है, ग्राम की, पी की, मूंग की, बीन की, मतलब जितनी भी दालें वगैरह के जो खेत वगैरह होते हैं तो उनकी जड़ों में रहता है ये। तो ये क्या करता है प्लांट को क्या नाइट्रोजन भी दे देता है और प्लांट की मदद से क्या अपना खाना भी ले लेता है। तो अब देखिए जो ग्राम हो गया, पीस हो गया, मूंग हो गया, बीन हो गया, तो ये सब कौन से प्लांट होते हैं, लिग्यूमस। ये लिग्यूमस प्लांट होते हैं। तो इनके लिग्यूमस और राइजोबियम का क्या आपस में क्या वो होता है, तालमेल होता है, रिलेशनशिप होता है। तो मैंने आपको पहले बताया था ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, सिम्बियोसिस। तो ये सिम्बियोसिस में क्या आपस में क्या शेल्टर और फूड क्या आपस में शेयर करते हैं। तो देखिए जो राइजोबियम है वो क्या प्लांट को नाइट्रोजन दे रहा है और बदले में जो प्लांट है उसको शेल्टर और फूड दे रहा है। तो जब ऐसे रिलेशनशिप में जब दोनों को फायदा हो तो ऐसे रिलेशनशिप को बोलते हैं सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। तो अब देखिए जहाँ भी आप अगर ऐसी चीज़ों की जैसे मूंग हो गई, पल्सेस हो गई, दाल वगैरह हो गई, तो आप इन सब की खेती कर रहे हो तो उसमें क्या फर्टिलाइजर डालने की हमें ज़रूरत नहीं होती है। जैसे गेहूं हो गए, राइस हो गए, तो उसमें तो डालने की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो दालें वगैरह होगी उसमें डालने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उसमें राइजोबियम क्या फर्टिलाइजर का काम कर देता है। तो अब देखिए ये बोल रहा है कि जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं जैसे दाल वगैरह के जो प्लांट होते हैं, तो हमें जब सॉइल में क्या फर्टिलिटी बढ़ानी होती है सॉइल की, तो हमें क्या इन दाल की क्या खेती करनी चाहिए। मान लीजिए आपने गेहूं की खेती करी और फिर गेहूं की खेती करी, फिर गेहूं की खेती करी, तो ऐसे करके क्या सॉइल पूरी बेकार हो जाएगी, उस फर्टिलाइजर खो देगी। तो हमें क्या जैसे कि हमने गेहूं उगाई तो उसके बाद उसी खेत में क्या हमें दालें उगानी है ताकि जो सॉइल ने क्या अपनी फर्टिलिटी खोई है उसको वापस मिल जाए। तो अब देखिए बोल रहा है कि आपने इस चैप्टर में पढ़ा ऑटोट्रॉप्स के बारे में जो अपना खाना खुद बना लेते हैं जैसे कि प्लांट, और पैरासाइट के बारे में पढ़ा, पैरासाइट जो होस्ट पे मतलब जो अदर दूसरे प्लांट पे क्या अपना कब्जा करते हैं और उससे क्या न्यूट्रिशन लेते हैं। फिर आपने पढ़ा सेप्रोट्रॉफिक के बारे में जो क्या डिके जो मरे हुए प्लांट होते हैं उन पे क्या उनसे अपना खाना न्यूट्रिशन लेते हैं। फिर आपने पढ़ा और भी जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। फिर आपने पढ़ा जो एनिमल वगैरह होते हैं, ह्यूमन हो गए, एनिमल, बाकी सारे ये सब क्या है हेटेरोट्रॉफ होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो ऐसे प्लांट होते हैं जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं तो वो भी क्या हेटेरोट्रॉप्स होते हैं क्योंकि वो भी क्या इंसेक्ट पे डिपेंड होते हैं। तो यहीं पर हमारा चैप्टर क्या फिनिश होता है। और देखिए जितने भी कीवर्ड्स दे रखे हैं सब मैंने समझा चुका हूँ। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ उसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।